अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आज आप लोगों का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण क्लास है। आज के इस क्लास के अंदर हम हिंदी शिक्षण शास्त्र और व्याकरण और प्रैक्टिस सेट और जितने भी अहम अहम पॉइंट्स होंगे जो कि सीटीईटी में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने का संभावना है, उन तमाम को डिटेल में, शॉर्ट फॉर्मेट में और प्रैक्टिस सेट के द्वारा करने की कोशिश करूंगा। और हमें उम्मीद है कि यह क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस क्लास को अगर आप पूरे कंप्लीट अगर सुन लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। लास्ट में हम जितनी चीजें पढ़ाएंगे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी हम आपको दे देंगे ताकि आप गाहे बगाहे उसको भी आप देखते रहें। सबसे पहले जो है हम आपको हिंदी पेडागोजी पढ़ाने से पहले जो साथियों शिक्षण शास्त्र के अंदर जो मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा जाता है, पहले हम उसको डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा सा हमें लगता है कि 1 घंटा में ये डिस्कशन हो जाएगा ये वाला, फिर हम धीरे धीरे से आगे बढ़ते चलेंगे। एक एक करके आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद साथियों हम लोग शांति से बिल्कुल इत्मीनान से क्लास करते चलेंगे। सबसे पहला साथियों आज के इस क्लास में हम शुरू करते हैं, वो ये है कि आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये फोटो है साथियों किनकी? लेव वाइगोत्स्की की। किनकी फोटो है ये? लेव वाइगोत्स्की की। इससे संबंधित प्रश्न क्या बनते हैं, इनका नियम क्या क्या है, उसको आप लोग देख लीजिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बार बार हमें साथियों कहना ना पड़े। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, याद रखिएगा जे क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना जे? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। अब देखिए, आपको यह कभी नहीं पूछा जाएगा कि रूसी मनोवैज्ञानिक थे या कहां के थे। हाँ, ये आप स्टेट टेट वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको पूछा जाएगा। तो ये कहां के थे साथियों? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी बच्चे का पहले अधिगम होता है और बाद में विकास होता है। समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप बात ना कीजिएगा। वाइगोत्स्की का साथियों क्या मानना है? इनका मानना है कि बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समाज है। यानी बच्चे समाज से इंटरेक्ट होके, बच्चे समाज से कनेक्ट होके सीखता है। तो इसीलिए लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे जो है अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके, अंतःक्रिया का मतलब होता है कनेक्ट होकर सीखता है। यानी इसका मानना यह है कि बच्चे का पहले अधिगम होता है, मतलब बच्चे पहले सीखते हैं और बाद में उसका विकास होता है। जब वो सीख लेता है तो उसको परिपक्व हो जाता है, तो बाद में उसका क्या होता है साथियों? डेवलप करता है वो। जबकि देखिए पियाजे साहब और लेव वाइगोत्स्की इस दोनों से संबंधित आपको हमेशा साथियों पूछा जाता है, समझिएगा। जबकि पियाजे इसके विपरीत मानते हैं। जीन पियाजे साहब, इनके बारे में यही पढ़ाऊंगा। पियाजे साहब इसके विपरीत क्या मानते हैं? उनका मानना है कि बच्चे का पहले विकास होता है और बाद में अधिगम। यानी बच्चा का पहले ये जीन पियाजे साहब ने तो कहा कि बच्चे के इसमें विकास महत्वपूर्ण ये है, मतलब उसका जैसे जैसे डेवलप करेगा, विकास होगा, उसके बाद वो अधिगम करता चला जाएगा, यानी लर्निंग करता चला जाएगा। तो ये चीज बड़ा ही अहम है, याद रखिएगा। पहले अधिगम बाद में विकास, कौन? वाइगोत्स्की। और पहले विकास बाद में अधिगम, जीन पियाजे साहब, ठीक है ना? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित एक चीज और आपको पूछा जाएगा जे, वो आपको याद रखना है। क्या क्या है पूछा जाएगा, समझिएगा। एक पूछा जाता है समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। समझिएगा, समीपस्थ का मतलब होता है करीब, निकटस्थ विकास का क्षेत्र एक ही चीज है जिसको जेडपीडी यानी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या है इसको आप जान लीजिए, इससे भी आपको पूछा जाता है।
बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता के साथ क्या कर सकता है कि बीच का अंतर ही समीपस्थ यानी कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। एक बच्चा बगैर किसी की सहायता से क्या सीख सकता है, वो क्या कर सकता है, और जब वो किसी की सहायता लिया तो फिर वो कितना डेवलप किया, इस दोनों का जो बीच का अंतर है वही साथियों कहलाता है क्या, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और यह समीपस्थ और निकटस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है, तो लेवायुगोत्स्की से। यह बात भी आप याद रखिएगा, समझ में आ रही है जी। अब उसके बाद आगे है साथियों जी पाड़ या ढांचा या मचान। आपने देखा होगा एक राजमिस्त्री जब काम करता है तो साथियों जब उसको उसके हाइट से ऊपर जाके जोड़ना होता है तो वो एक क्या बनाता है, मचान बनाता है, ढांचा बनाता है नहीं, उसी को पाड़ भी बोलते हैं। वही उसी को साथियों बोला जाता है इसके फोल्डिंग। क्या बोला जाता है, इसके फोल्डिंग। ये भी लेवायुगोत्स्की से संबंधित है। तो पाड़ या ढांचा या मचान बोलिए, ये तीनों एक ही चीज है, या इसको बोलिए इसके फोल्डिंग। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता ही इसके फोल्डिंग कहलाता है। मतलब एक बच्चा साथियों शुरू में जब कोई काम करता है तो उसको किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, तो जो सहायता की जरूरत पड़ती है वही सहायता क्या कहलाएगा, इसके फोल्डिंग या पाड़ कहलाता है, या मचान कहलाता है, या ढांचा कहलाता है। और एक बात यह याद रखिएगा कि जो इसके फोल्डिंग होता है वो एक अस्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि आप साइकिल चलाना सीखेंगे तो आपके बड़े भाई या आपका साथी जो आपको साइकिल चलाना पीछे पकड़ के सिखाता है तो जिंदगी भर वो पीछे पकड़े ही रहेगा क्या। जब आप उसमें माहिर हो जाते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर वो आपका पीछे पकड़ना छोड़ देता है। तो साथियों इसके फोल्डिंग जो है वो एक अस्थायी है। जैसे अभी आप लोग सीख रहे हैं तो हमेशा तो आपको यही एक ही चीज नहीं सिखाया जाएगा, ये एक अस्थायी प्रक्रिया है। बात समझ में आ गई। और एक चीज ये याद रखिएगा, इसके फोल्डिंग जो देता है, जो आपको सहायता देता है, वो आपसे नॉलेज में ज्यादा होता है। वो आपसे नॉलेज में क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी वो आपसे अधिक जानकार होता है। उम्र में ज्यादा हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपसे उस क्षेत्र के अंदर नॉलेज में ज्यादा होता है। इसी को बोला जाता है अधिक जानकारी वाला। अधिक जानकारी वाले को ही बोला जाता है MKO। क्या बोला जाता है, MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपको सहायता देता है ना उसको बोलते हैं MKO। अब ये MKO क्या है, जो सहायता देता है उसे ही MKO कहा जाता है। और MKO शिक्षक, सहपाठी और माता पिता भी हो सकते हैं, आपके साथी भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप भी आपको हाथ पकड़ के सिखाते हैं, वो भी साथियों MKO हो सकते हैं। आपके टीचर, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं भी आपका MKO हूं, ठीक है ना। तो आप यहां पे समझिएगा हमने क्या क्या जाना कि लेवायुगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनके मानना है कि बच्चे के लिए भाषा सीखने के लिए समाज जरूरी है, और लेवायुगोत्स्की का मानना है कि बच्चा पहले लर्निंग करता है, बाद में उसका डेवलप होता है, बाद में विकास होता है। और जीन पियाजे मानते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, बाद में वो लर्निंग यानी अधिगम बाद में करता है। उसके बाद साथियों समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको कि ZPD हम कहते हैं, यह भी किससे संबंधित है, तो ये आपके लेवायुगोत्स्की से हैं। मतलब यह हुआ कि एक बच्चा किसी की सहायता से और बगैर सहायता से जो काम करता है, इसके बीच का जो अंतर है, इसको ही निकटस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये जाना लेवायुगोत्स्की से संबंधित कि पार्ट, ढांचा, मचान यानी स्कैफोल्डिंग। जब बच्चा कोई काम करता है तो जो उसको कोई सहायता देता है उसको ही बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग जो है वो एक अस्थायी प्रक्रिया है, यानी कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाता है जब बच्चे की आवश्यकता पूरी हो जाती है। स्कैफोल्डिंग में साथियों जो सहायता करता है उसको MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि अधिक जानकारी वाला कहा जाता है। MKO जो है वो आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके सहपाठी, कोई भी हो सकता है। समझ रहे हैं, ये आपका पहला नियम साथियों अगर भाषा से पूछेगा तो मनोवैज्ञानिक से ये आपका यहां पर पूरा हुआ, ठीक है ना जी।
समझ में आ गया? देखिए, आप ऐसे सवाल करते हो जिस सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैंने उर्दू कवायद करा दिया है, उर्दू मैराथन करा दिया है, सारी चीजें आपको करा दिया, डिक्शनरी करा दिया है। अब वो सबसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, आपके लिए बहुत अहम है। अरे आप सीडीपी समझिए कि ये सीडीपी का ही पार्ट है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सीडीपी का पार्ट है। आप सुनिए इसको, बहुत ही मजा आएगा और अच्छे ढंग से समझ जाइएगा। तो लेवाइगोत्स्की आपका कंप्लीट हो गया जी। अब समझिएगा लेवाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर क्या है, थोड़ा सा हम इसको जानते हैं, डिफरेंस क्या है, इसको भी आप समझ लेते हैं, ठीक है ना जी। इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। दोनों के अंदर अंतर क्या है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव। पहले इसको आप जान लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। संज्ञान मतलब आपके ज्ञान में जो आपकी जानकारी होती है, आपके दिमाग में एक तरह का साथियों जानकारी होता है, तब आप आगे काम करते हैं, तो उसी को बोला जाता है संज्ञानात्मक, ठीक है ना जी। तो वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, यानी ये कहते हैं कि समाज बहुत जरूरी है, संस्कृति बहुत जरूरी है। कौन? वाइगोत्स्की। जबकि साथियों पियाजे संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, यानी पियाजे का मानना है कि बच्चे का जैसे जैसे आयु बढ़ता जाता है उसका क्या होता है, विकास होता जाता है। ठीक, पहला अंतर ये आप समझ लीजिए। उसके बाद वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचार वाले थे। क्या थे? सामाजिक संरचनात्मक विचार वाले थे। और वहीं पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचार वाले व्यक्ति थे, यानी पियाजे के अनुसार व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार समाज महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं, मतलब बच्चा जो सीखता है उसके लिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और वहीं पियाजे जो है अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। ठीक है ना जी, ये साथियों डिफरेंस है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बहुत ही अहम है, याद रखिएगा जी। जी क्या कहा जा रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के अंदर पहले विचार आते हैं और बाद में भाषा। वहीं साथियों पियाजे ठीक इसके विपरीत मानते हैं। वाइगोत्स्की का मानना यह है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के पहले क्या आता है, विचार उत्पन्न होता है और उसके बाद भाषा साथियों। ठीक है ना, जबकि पियाजे कहते हैं कि नहीं, बच्चे पहले भाषा लेते हैं उसके बाद वो विचार। ठीक है ना, ये आप इतनी सी बात याद रखिएगा, पहले विचार बाद में भाषा वाइगोत्स्की, पहले भाषा बाद में विचार ये साथियों जीन पियाजे। ठीक है, ये आपका यहां तक वाइगोत्स्की क्या हुआ, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये जीन पियाजे साहब का है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। किसने दिया था साथियों? जी जीन पियाजे साहब ने। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। यह बात आपको किसी भी एग्जाम में जब आप जाएंगे टेट वगैरह के, तो वहां पर आपको साथियों पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, चलिए अब आगे कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत का विकास अवस्था, यानी जो हमने पढ़ा ना यहां पे कि संज्ञानात्मक विकास, इस सिद्धांत को साथियों क्या कहा जा रहा है, विकास अवस्था सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। ये तीन नाम आपको याद रखना। कौन कौन सा? विकास अवस्था सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत। ये तीन नाम साथियों आपको याद रखना है। ये तीनों जो है वो किसको बोला जाता है? संज्ञानात्मक। ऐसा नहीं है
कि आपको साथियों ये संज्ञानात्मक न देकर विकासात्मक या फिर आपको ये विकास अवस्था या फिर अवस्था सिद्धांत दे दिया जाए तो आप इसमें थोड़ा सा ये हो जाए। तो आप इसको याद रख लीजिए, क्या कि मानते हैं कि पहले भाषा होता है, नहीं, हाँ ये ठीक हुआ, पहले भाषा तब फिर विचार। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए, ये टाइपिंग एरर है, शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने ये माना कि पहले क्या है, आपका भाषा है ना, और उसके बाद तब फिर आपका क्या है, विचार आता है। और जीन पियाजे साहब मानते हैं कि पहले विचार और फिर तब क्या है, आपका भाषा है। नहीं, ठीक है, चलिए इसको आप कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा पहले भाषा फिर विचार वाइगोत्स्की है, पहले विचार फिर भाषा जीन पियाजे। चलिए, ओके, अब हम चले थे कहां तक, हमने आपको यह बताया कि विकास अवस्था सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत, ये साथियों वही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे साहब से है। इसमें आपको एक चीज और पूछा जाता है, हम पूरा सीटेट आपको कवर नहीं कराएंगे, हम आपको हिंदी के जो भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं इन लोगों का उतना ही हमने कवर किया है। एक शब्द साथियों पूछा जाता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। आप समाज में रहते हैं, वहां से जो ज्ञान आपके मेमोरी में आता है, दिमाग में आता है, उसको ही साथियों स्कीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कीमा बोला जाता है। तो यह बात भी याद रखिएगा कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। तो वातावरण के द्वारा जो हम लोग ज्ञान हासिल करते हैं तो वो कहां रहता है, मेमोरी जमा में, हमारे दिमाग में, उसको ही बोला जाता है स्कीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कीमा। इसको आप याद रखिएगा। अब जीन पियाजे से साथियों संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है उसको आप देख लीजिए एक नजर। सबसे पहला आपको यह याद रखना है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है जी, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अभी आप देखिएगा जितने सारे साथियों स्टूडेंट हैं, जितने सारे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका देखिएगा कि रातों की नींद हराम है, वो सारे के सारे यही जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, ये सबको, नॉम चॉम्स्की, ये सारे को खंगाल रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि अभी जो वातावरण है, अभी जो साथियों चला हुआ है वो क्या है, सीटेट है। तो हम अपने अनुसार मतलब हम इस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, तो यही आपका हो गया अनुकूलन। क्या कहलाएगा, ये अनुकूलन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको साथियों लॉयर बनना है, हमको तो हम क्या करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उसका ड्रेस सब चीज हम ये कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, और लॉयर के इस तरह हम चलते हैं, सारी चीजें हम अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। तो वो क्या कहलाया, आपका अनुकूलन कहलाया। आपका सीखने का जो एक प्रक्रिया है, ये भी आपका एक अनुकूलन ही है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद साथियों आपका आता है आत्मसातकरण, या कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा आत्मसातीकरण। ये जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है ना जी। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जब एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है तो वो अपने स्कीमा यानी ज्ञान यानी मेमोरी में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्तों का रंग काला होता है। परंतु जब वो सफेद रंग का कुत्ता देखता है तो वो अपने स्कीमा में यह सूचना ग्रहण करता है कि कुत्ते केवल काले रंग के नहीं होते, दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि साथियों आपने एक बिल्ली को देखा और बिल्ली जो थी वो काले रंग की थी, बच्चा देखता है तो उसके दिमाग में यानी स्कीमा में ये जाता है, ये मेमोरी में ये साथियों फिक्स हो जाता है कि बिल्ली जितनी भी होती है वो सारी की सारी काली होती है। इत्तफाक से घर में जाना हुआ, वहां उन्होंने देख लिया उजली, तो वो तो अब जो पहले वो तो ग्रहण किया हुआ था क्या, काली, जितनी भी कलर बिल्ली होगी वो सारी के सारी काली कलर की होगी, लेकिन यहां पर आपका क्या हो गया, उजला हो गया। ठीक है ना। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने को क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण या फिर आत्मसातीकरण। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए समायोजन क्या है। समायोजन जी, जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। अब देखिए एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को जो आप बता दीजिएगा वही है, लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है तो साथियों वो चीजों के अंदर अंतर समझने लगता है। नहीं, तो जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में यानी जो पुरानी चीजें जो उन्होंने अपने मेमोरी में फिक्स करके रखा था उसमें परिवर्तन करना शुरू कर देता है,
तो वो समायोजन की अवस्था में होता है। एक बच्चे की स्कीमा में यह सूचना है कि कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, तो वो अपने आप से अनुमान लगा लेता है कि सभी 4 टांगों वाले पशु कुत्ते हैं। परंतु जब वो बिल्ली को देखता है तो वो ये अनुमान लगाता है कि 4 टांगे होते हुए भी ये कुत्ते से अलग है। तब वो अपने स्कीमा में बिल्ली की सूचना को आत्मसात करता है, तो वो अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर रहा है। देखिए, पहला जो था आपका आत्मसातीकरण, उसमें हुआ कि आप डिफरेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन जब इसमें आपका स्टेज थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर आप समायोजन करते हैं, यानी पूर्व ज्ञान के अंदर जो आप परिवर्तन करते हैं ना, इसी को बोला जाता है समायोजन। क्या बोला जाता है? समायोजन। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब उसके बाद देखिए, आत्मसातीकरण एवं समायोजन के बारे में जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वर्णन किया है। आपको यह पूछा जा सकता है कि आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन किससे संबंधित है? तो यह साथियों जीन पियाजे साहब से संबंधित है। ठीक है ना? चलिए आगे चलिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे साथियों, एक पिछली बार ऑनलाइन में बड़ा भर के क्वेश्चन पूछा गया था स्टीफन क्रेशन से। द्वितीय भाषा को जब हम अधिग्रहण करते हैं, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जब हम करते हैं, जिसको के साथियों नाम दिया गया था SLA, यानी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब द्वितीय भाषा को अधिग्रहण करने का सिद्धांत। ये इन्होंने ही दिया था। किसने? स्टीफन क्रेशन ने दिया था। ये बहुत पूछा गया है, तो पिछले बार भी, इस बार भी संभावना, इसलिए आप इसको सही से देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टीफन क्रेशन का द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत। सबसे पहले अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि द्वितीय भाषा का सिद्धांत किसने दिया था अधिग्रहण का, तो स्टीफन क्रेशन ने दिया था। तो साथियों, स्टीफन क्रेशन का द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत, स्टीफन क्रेशन एक भाषाविद हैं। भाषाविद का मतलब हुआ भाषा विशेषज्ञ हैं, मतलब माहिरे लिसानियात हैं। माहिरे लिसानियात हैं ये, मतलब इन्होंने भाषा के बारे में रिसर्च किया है, उसी को बोला जाता है भाषाविद। और मनोवैज्ञानिक बोलते हैं माहिरे नफ्सियात, जो मनो को टटोलते हैं। ठीक है ना? ये दोनों में अंतर होता है। तो स्टीफन क्रेशन जो है ये एक भाषाविद है, यानी भाषा विशेषज्ञ है। इन्होंने द्वितीय भाषा यानी SLA अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। अब आगे देखिए, पूरे क्लास को सुचारू ढंग से चलाना आपका काम है, इसलिए अच्छे से सुनिए। जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की परिकल्पना दी है। परिकल्पना कोई हाइपोथेसिस बोला जाता है। ठीक है ना? तो साथियों, स्टीफन क्रेशन का जो इन्होंने द्वितीय भाषा को अधिग्रहण करने का जो नियम बताया था, सिद्धांत दिया था, इसके अंदर इन्होंने 5 परिकल्पनाएं बताई थी, यानी 5 नियम इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया कि इन 5 स्थितियों में रहकर बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है। मतलब इन्होंने बताया कि इस 5 तरीके से हम बच्चे को द्वितीय भाषा को भी साथियों अर्जित करा सकते हैं। अब वो 5 तरीका कौन कौन सा है, एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। पहला है अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना। क्या है? अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना। इनके अनुसार दूसरी भाषा के ज्ञान को विकसित करने के 2 तरीके हैं, अर्जन तथा सीखना। मतलब इनके अनुसार यह कहा गया कि आप द्वितीय भाषा को जब आप सीखने जाते हैं तो आप 2 तरीके से सीख सकते हैं। एक है कि आपको ऐसा माहौल दे दिया जाए कि आपको पता ही न चले कि आपकी मातृभाषा कौन है, कि द्वितीय भाषा कौन है, आप मातृभाषा को छोड़कर द्वितीय भाषा में ही बोलने लगे। ठीक है ना? एक तरीका यह, मान लीजिए कि साथियों आपको लेकर स्टेडियम में रख दिया गया खिलाड़ियों के सामने, तो वहां तो अपने घर का कोई भाषा नहीं बोलेगा, जाहिर सी बात है वहां इंग्लिश ही बोलेगा। तो द्वितीय भाषा वहां पे क्या हो गया, वो अर्जन कर लिया, वहां कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना इन्होंने साथियों 2 इसमें यह बताया है। दूसरी भाषा को इस प्रकार सिखाया जाए कि बच्चा बिना लर्निंग के भाषा को अर्जित कर ले, मतलब वैसा परिवेश दे दिया जाए जिसके अंदर वो मेहनत न कर पाए। लर्निंग का मतलब उसको मेहनत न करना पड़े। उन्होंने माहौल तथा कम्युनिकेशन पर बल दिया। अब भाई साहब, अब द्वितीय भाषा को अर्जित कब कर सकते हैं आप? जब आपको वैसा माहौल मिले, जब आपको वैसा कम्युनिकेशन मिले, तब आप कर सकते हैं ना।
तो द्वितीय भाषा को अर्जित उसी सूरत में हो सकता है जब आपको माहौल और कम्युनिकेशन, तो माहौल और कम्युनिकेशन पर बल किन्होंने दिया है? स्टीफन क्रेशन ने दिया है। और साथियों आगे है मॉनिटर परिकल्पना। ये क्या है? अर्जन के बाद, मॉनिटर परिकल्पना अर्जन के बाद, यानी किसी चीज को आपने अर्जित कर लिया, तो अर्जन के बाद जब हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता है। जैसे हम बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्कूल जाने के बाद उसमें सुधार आता है। अब समझिएगा, एक चीज में बार बार एक ही नियम को इसलिए साथियों आपको यह कर रहा हूं, आप जब घर में थे तो आप क्या बोलते थे जी? आप बोलते थे 100 और आप बोलते थे 100, दोनों को सेम बोलते थे। लेकिन जब आपने पढ़ा तो आपको पता चला कि इसको तो 100 ठीक है, लेकिन इसको 100 बोलेंगे तो यह गलत हो जाएगा, इसलिए कि यह 100 है, यानी इसके अंदर सीटी की आवाज आनी चाहिए। तो जब आपने अर्जित किया तो अर्जित करने के बाद जब आप भाषा सीखते हैं तो उसके अंदर परिवर्तन आता है, तो उसी को बोला गया है मॉनिटर परिकल्पना, कि अर्जन के बाद जब हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ इसी को बोला जाएगा मॉनिटर परिकल्पना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद साथियों आपका है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। प्राकृतिक आदेश परिकल्पना क्या है समझिएगा। प्राकृतिक आदेश परिकल्पना, बच्चे अपनी पहली भाषा एक क्रम में सीखते हैं, इसलिए उनके ऊपर नियमों को थोपेंगे नहीं बल्कि प्राकृतिक तरीके से सीखने देंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चे के ऊपर हम नियम को थोप दें और उसको जबरदस्ती हम पढ़ाने की कोशिश करें, नहीं, बल्कि हम उसको साथियों एक माहौल देंगे और उसको हम एक क्रम में सिखाएंगे। आप देखते हैं ना, स्कूल में जाने के बाद फौरन किसी को कोई बड़ी सी किताब तो पढ़ने नहीं दिया जाता है, पहले उसको क ख ग घ पढ़ाया जाता है, उसके बाद साथियों फिर उसको मिलाना, यानी बच्चे का जो सीखना है वो द्वितीय भाषा को उसी तरह एक क्रम में सीखता है। तो हम उसको क्रम से ही सिखाएंगे, ये नहीं कि बड़े बड़े नियम को हम रटवाएं। तो प्राकृतिक आदेश का मतलब हुआ कि हम उसको एक नेचुरल तरीका देंगे, और नेचुरल तरीके का मतलब हुआ कि हम उसको एक क्रम में यानी आसान से मुश्किल की तरफ ले चलेंगे। तो ये साथियों इनका ये नियम है, किनका? स्टीफन क्रेशन का। ये आपका तीसरा इनका नियम है। चौथा नियम है इनपुट परिकल्पना। इनपुट परिकल्पना क्या है? बच्चे को कुछ इनपुट देंगे जो वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है या शब्दों के माध्यम से हो सकता है, यह बच्चों के लिए बोधगम्य होना चाहिए। मोस्ट वीवीआई लगा लीजिएगा, क्या होना चाहिए? बोधगम्य होना चाहिए, बच्चों के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। हम इनपुट का मतलब होता है कि जैसे कंप्यूटर में आप कुछ टाइप करते हैं तो वो इनपुट हुआ, मोबाइल में आप कुछ टाइप करते हैं ऑर्डर देते हैं तो वो आपका इनपुट हुआ, ठीक है ना। आउटपुट हुआ कि वो मोबाइल उससे, जैसे मान लीजिए कि आपने साथियों डाला कि स्टीफन क्रेशन का नियम, तो बहुत सारा आपका खुलकर आएगा, तो आपने जो टाइप किया वो हो गया इनपुट, और जो उसका खुलकर आएगा नियम वो आपका हो गया आउटपुट। तो जब हम बच्चे को जो इनपुट देंगे वो उसके स्तर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और बोधगम्य हो मतलब उसके समझ में आ जाए। तो ये बोधगम्य जब जब आ जाएगा समझ लीजिएगा कि ये द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत से पूछा गया स्टीफन क्रेशन से, ठीक है ना। तो साथियों वही आपका इनपुट परिकल्पना, ये चौथा नियम इन्होंने बताया। उसके बाद आपका है प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। ये क्या है? यह एक काल्पनिक बाधा है, मतलब काल्पनिक का मतलब है कि जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ सोचा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जो शिक्षार्थियों को सीखने से रोकता है। जी, प्रभावी फिल्टर परिकल्पना, फिल्टर का मतलब होता है साफ करना। बच्चे को हम तनाव से क्या करेंगे? मुक्ति करेंगे कि बाबू तुम सीख सकते हो, कुछ नहीं है, निकाल सकते हो। और फिर हम उसको मोटिवेशन करेंगे जी, और उसके बाद आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस में लेंगे बच्चे को। तो तनाव को हमें खत्म करना है और मोटिवेशन हमें करना है बच्चे को, और आत्मविश्वास यानी कि साथियों हम उसको कॉन्फिडेंस में लेंगे, तब वो भाषा का क्या करेगा? अर्जन करेगा। तो ये 5 परिकल्पना जो है वो द्वितीय भाषा से साथियों संबंधित है, जो कि स्टीफन क्रेशन ने दिया था। ये आपका हो गया क्लियर, समझ गए। तो पहला हमने आपको पढ़ाया वाइगोत्स्की, दूसरा हमने आपको पढ़ाया जीन पियाजे, और तीसरा हमने पढ़ा दिया आपको साथियों स्टीफन क्रेशन से, ठीक है। अब चलिए
चौथा एक और देखते हैं, अभी आपका थोड़ी पीछा छूटेगा। चौथा और एक और देख लीजिए, एक थोड़ा सा छोटा सा ये है, आपको पूछा जा सकता है कि बच्चे कोरी सिलेट है, यह किसने कहा था? तो यह प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद साथियों एक आपको पूछा जाता है, एडवर्ड सपीर ने अमेरिका में भाषा के संरचनात्मक अध्ययन की आधारशिला को मजबूत किया। वोर्फ इन्हीं के क्या थे? शिष्य थे। आप कहिएगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। वोर्फ एडवर्ड्स, और ये भी याद रखिए कि एडवर्ड सपीर ये क्या थे? अमेरिका में साथियों भाषा के संरचनात्मक अध्ययन की आधारशिला इन्होंने किया, और वोर्फ इन्हीं के क्या थे? शागिर्द थे। दोनों ने मिलकर 1929 ईस्वी में भाषिक सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। क्या दिया था? भाषिक सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत 1950 के दशक में वोर्फ द्वारा इस विषय और कुछ सामग्री के प्रकाशन के बाद प्रसिद्ध हुआ। इसे ही सपीर वोर्फ परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है? सपीर वोर्फ परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको मैंने बताया कि एडवर्ड सपीर ये अमेरिका में संरचनात्मक अध्ययन की आधारशिला रखा, और इनके ही साथियों एक शिष्य थे वोर्फ, इन्होंने दिया था। तो यह सापेक्षवाद का सिद्धांत है। तो सपीर वोर्फ परिकल्पना के नाम से इसे ही जाना जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से विश्व को देखता वो समझता है। आप समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है? इस सिद्धांत के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से विश्व को देखता वो समझता है। यह साथियों किससे है? तो ये आपका है सपीर वोर्फ परिकल्पना। ठीक है ना जी, आपका ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए साथियों, ये आपके नोम चॉम्स्की साहब है। नोम चॉम्स्की साहब सीडीपी का एक आपका पार्ट है, इसको भी जान लीजिए। नोम चॉम्स्की साहब का क्या है भाषा का सिद्धांत? साथियों चॉम्स्की के सिद्धांत की विशेषता कहिए, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि चॉम्स्की का जो भाषा का सिद्धांत है उसको ही। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि किसने कहा था कि भाषा जन्मजात क्षमता है? तो चॉम्स्की साहब ने कहा था। सार्वभौमिक व्याकरण जे, या फिर आपका यूनिवर्सल ग्रामर, ये इन्होंने ही कहा था। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं चॉम्स्की साहब का। तो नोम चॉम्स्की जन्मजात क्षमता इनका ही मानना है। चॉम्स्की के अनुसार बालक बचपन से ही भाषा और व्याकरण को सीखने की क्षमता विकसित करके लाता है। यह सहमत अनुवांशिक और सार्वभौमिक होता है। अनुवांशिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? अनुवांशिक का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए खानदानी। अनुवांशिक का मतलब खानदानी। जैसे मान लीजिए कि साथियों देखिएगा किसी किसी के अंदर उसका बाप बहुत तेज होता, तो उसके बच्चे भी होते हैं ना, वो बहुत तेज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत तेज होते हैं दी। और किसी का देखिएगा कि बाप थोड़ा सा कमजोर है, तो उसका बच्चा भी थोड़ा सा कमजोर होगा, मतलब दिमागी हालत उसका, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? अनुवांशिक होता है, यानी खानदानी जिसको बोल सकते हैं। तो इनका मानना यह है नोम चॉम्स्की का कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो जन्मजात में ये कहा कि चॉम्स्की के अनुसार बालक बचपन से ही भाषा और व्याकरण को सीखने की क्षमता विकसित करके लाता है। यह सहमत जी अनुवांशिक और सार्वभौमिक होते हैं, मतलब अनुवांशिक खानदानी होते हैं, और सार्वभौमिक का मतलब ये सबके अंदर होते हैं। समझ गए आप? लैड की यहां बात नहीं है भाई, लैड आगे आएगा, देखिएगा ना अभी। पर्यावरण की महत्वता क्या है? चॉम्स्की मानते हैं कि चाहे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसके सिद्धांत और तत्वों को सीखने एवं उसको विकसित रूप प्रदान करने हेतु पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई आपके अंदर जन्मजात क्षमता है, आपको हमने एक अंधेरी कोठरी में बंद करके रख दिया 10 साल, क्या आप सीख लीजिएगा भाषा को? नहीं। भाषा सीखने की क्षमता तो है, लेकिन आपको सिखाना पड़ेगा, यानी आपको पर्यावरण के अंदर लाना पड़ेगा, यानी आपको वातावरण में लाना पड़ेगा। तो ये चॉम्स्की साहब भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि चॉम्स्की मानते हैं कि चाहे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसके सिद्धांत और तत्वों को सीखने एवं उसको विकसित प्रदान करने हेतु पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पर्यावरण पर निर्भर करता है कि हमारी भाषा का विकास किस दिशा की ओर होता है। जी चलिए अब उसके बाद आगे चलिए साथियों, भाषा में संबंध। भाषा में संबंध ये क्या है?
चॉम्स्की मानते हैं कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनके तत्वों में एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं। उनके अनुसार किसी भी प्रकार की भाषा को संज्ञा, क्रिया और विशेषण के आधार पर विभक्त किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि आप जो भी ग्रामर पढ़ते हैं, जितनी भी भाषा है उसको हम संज्ञा, क्रिया, विशेषण के रूप में हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। तो ये भाषा में क्या है साथियों, संबंध है। अब आगे देखिए, भाषा अधिग्रहण यंत्र जो कि लैड आप जिसको बोलते हैं जी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये साथियों एक सिर्फ परिकल्पना की जा सकती है, सिर्फ एक सोचा जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता। तो ये लैड किससे संबंधित है, चॉम्स्की साहब से संबंधित है। चॉम्स्की के अनुसार दिमाग का एक भाग जिसको बोला गया है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको कि लैड का होता है, जो भाषा की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। यानी वो दिमाग में एक भाग है, एक हिस्सा है, वही साथियों भाषा की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। भाषा सीखने की यह क्षमता शुरुआती 5 वर्षों में अधिक होती है और इसके पश्चात इसकी प्रभावशीलता में कमी आने लगती है। यानी कहा जाता है कि शुरुआती 5 वर्षों में बच्चे की जो भाषा सीखने की क्षमता है वो बहुत अधिक होती है, तेज होती है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी आने लगती है। तो आपको तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और बच्चे के दिमाग में लैड होता है, तो वो चॉम्स्की साहब ने कहा। अब आगे देखिए, सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर, ये क्या है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं उसमें शुद्धता की मात्रा भी बढ़ती रहती है। इनके अनुसार भाषा को सीखना और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है, मतलब सब में साथियों एक समान है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे, जब आप बच्चे में थे तो मम 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 बोलते थे पानी को, तो बड़े भी होइएगा तो मम मम ही बोलिएगा, नहीं। आपके अंदर क्या आएगा, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके अंदर बदलाव आता चला जाएगा। तो ये साथियों जो आप उसको सीखते चले जाते हैं तो आपके अंदर वो चीजें जो आप गलत बोलते थे वो छटती चली जाती है। तो चॉम्स्की भी मानते हैं कि सार्वभौमिक व्याकरण ये हुआ कि जो बच्चे जो है जब सीख लेते हैं तो उसके अंदर शुद्धता की मात्रा भी साथियों बढ़ जाती है जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये याद रखना आपको कि सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, ये कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, तो नॉम चॉम्स्की से संबंधित है, ठीक है। चलिए, चॉम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु 2 स्तरों का उपयोग करते हैं, सतही संरचना और गहरी संरचना। एक बच्चा साथियों शुरू में पैदा होता है तो वो माँ, बाप, अंकल, दादा, दादी, मामा, मामी यही जानता है। लेकिन वो बच्चा जैसे ही बढ़ता है साथियों, वो बड़ा होता है तो वो बहुत सारी चीजों को गहनता से लेता है। अभी तो वो सिर्फ सतही तौर पे शुरू में लिया था। तो इनका मानना है कि चॉम्स्की के अनुसार छात्र भाषा का जो अधिग्रहण करते हैं वो 2 स्तरों से करते हैं। पहला जो स्तर है आपका वो है सतही संरचना। सतही संरचना क्या है, चॉम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियां एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु इसके अर्थ को समझ पाने में वो असमर्थ होते हैं। उस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने में असफल रहते हैं, जैसे खाना, पीना, मम्मी, पापा आदि। शुरुआत में बच्चा साथियों ये नहीं जानता कि खाना में क्या क्या आएगा, इसके क्या फायदे, क्या नुकसान, मम्मी किसको बोलेंगे, पापा किसको बोलेंगे, अंकल, जो उसको सिखा दिया गया वही वो बोल रहा है, मतलब उसके अर्थ को बच्चा नहीं जानता है। तो जो बच्चा साथियों शुरुआत में बच्चे का जो भाषा का अधिग्रहण होता है वो 2 स्तर में होता है। एक होता है सतही संरचना, देखिए आपको यही पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा। दूसरा आपका होगा गहरी संरचना। गहरी संरचना का मतलब क्या हुआ, डीप लेवल। इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगता है और उसकी विस्तृत व्याख्या में समर्थ हो जाता है। इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं। यह उनके भाषाई विकास का परिपक्व रूप होता है। मतलब बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो 2 स्तर में है, एक आपका सतही संरचना और एक डीप लेवल मतलब गहरी संरचना। सतही शुरुआत में होता है जिसमें बच्चा अर्थ को नहीं जानता, और गहरी संरचना जो है वो उसके बाद होता है जिसमें बच्चा साथियों अर्थ को जानता है। तो देखिए अब तक जो हमने आपको पढ़ाया वो लेवाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की और उसके बाद
जीन पियाजे, स्टीफन क्रेशन, इससे संबंधित मैंने आपको पढ़ाया। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखिए, ये आपका सीडीपी नहीं है, लेकिन साथियों ये चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा रही हैं, इसलिए आप इन सब बिंदु को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। समझिएगा। जे उपागम किसको बोलते हैं? उपागम, पहले आपको यह जान लेना है कि उपागम बोलते हैं किसको। शिक्षण की प्रणाली को ही उपागम कहते हैं। अब कहिएगा प्रणाली किसको बोलते हैं? शिक्षण किसको बोलते हैं? जो पढ़ाने का तरीका है ना, इसी को प्रणाली बोला जाता है और उसी को उपागम बोला जाता है, और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं अप्रोच। क्या बोलते हैं? अप्रोच। ठीक है ना। शिक्षण का एक प्रणाली है, ऐसा तो नहीं कि जब मन जहां किया वहां से पढ़ा देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो साथियों उपागम का मतलब यह हुआ कि जो शिक्षण की प्रणाली है इसको ही हम लोग क्या उपागम बोलते हैं या इसको अप्रोच बोलते हैं। अभी स्टार पॉइंट वाला पढ़ा रहा हूं, वो हो गया, वहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया, अब स्टार पॉइंट है, समझिएगा। अब आगे है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, ये आपको अभी मैंने बता दिया था डिटेल में। चलिए अब आगे है साथियों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जे सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये बात आप याद रखिएगा। मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक यानी मनो का विश्लेषण करना। मनो का मतलब मन का, यानी बच्चे का मन का विश्लेषण, ये किसने किया था? तो ये सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने दिया था। हालांकि सीडीपी में आपने पढ़ा होगा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो है ये साथियों कौन है? स्किनर है। कौन है? स्किनर है। इसको आप याद रखिएगा। अब उसके बाद एक चीज और याद रखना है आपको। क्या याद रखना है भाई? आपको याद रखना है कि स्वनिम, स्वनिम क्या होता है? किसी भाषा या बोली में उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को ही स्वनिम कहा जाता है। कोई भी भाषा हो उसमें जो सबसे छोटी इकाई हो सकती है उसको ही साथियों क्या बोलते हैं? स्वनिम बोलते हैं। ध्वनि से भी छोटी इकाई, ध्वनि तो आवाज हुआ, साउंड हुआ, उससे भी जो छोटी इकाई है उसको ही स्वनिम बोला जाता है। इसके लिए ध्वनिग्राम, स्वनग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। अगर आपको साथियों दे दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, वहां पर स्वनिम न देकर ध्वनिग्राम या स्वनग्राम दे दिया जाए तो यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद आगे है भाषा विषयक। भाषा विषयक क्या है? भाषा संबंधी जानकारी भाषा विषयक कहलाती है। जे मतलब आप भाषा से संबंधित जो जितनी भी जानकारी है वो आपका भाषा विषयक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद साथियों एक चीज और आपको पूछा जाता है क्लोज टेस्ट। क्लोज का मतलब हम लोग होता है बंद करना, लेकिन वो क्लोज एस से होता है, यहां पर क्लोज जेड से है। क्लोज टेस्ट साथियों रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न को क्लोज टेस्ट कहा जाता है। इसमें एक या दो पैराग्राफ दिए जाते हैं जिनमें कई खाली स्थान होते हैं। पैराग्राफ दे दिया गया और उसके बाद साथियों उसमें खाली खाली जगह छोड़ दिया गया। अब पैराग्राफ से पढ़कर आपको छांटकर भरना है, तो ये क्लोज टेस्ट कहलाता है। उर्दू के अंदर भी पूछा जाता है और हिंदी के अंदर भी ये पूछा जाता है। तो क्लोज टेस्ट आप समझ गए कि पैराग्राफ देने के बाद उससे संबंधित कोई प्रश्न दे दिया जाए खाली स्थान पर, जे उसको क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे है साथियों आपका मौन पठन। देखिए एक होता है हम आवाज से पढ़ते हैं, एक होता है मन में ही मन में पढ़ते हैं, तो ये मौन पठन हुआ। मौन पठन के बाद बालकों से पूछे गए प्रश्न कालांतरित प्रश्न कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों आपको एक पाठ दे दिया जाए 26 जनवरी, और 26 जनवरी देने के बाद आप उसको पढ़िए मन ही मन में, 1 घंटा का समय दिया जाए, आधा घंटा का समय दिया जाए, उसके बाद आपको उससे कोई प्रश्न पूछा जाए, तो मौन पठन के बाद जो प्रश्न पूछा जाता है वैसे प्रश्न को बोला जाता है कालांतरित प्रश्न। क्या बोलते हैं? कालांतरित प्रश्न। ठीक है ना। उसके बाद साथियों आगे देखिए, जे हमारे यहां थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इसलिए मैंने आपको पूछा। चलिए ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए इकाई परीक्षण क्या होता है? इकाई परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण, इसके उत्तर रटे रटाए होते हैं। इकाई परीक्षण में पाठ्यक्रम से नहीं बल्कि अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि हमने आपको कोई कविता सुनाया, कोई कहानी सुनाया और उससे साथियों संबंधित कोई प्रश्न पूछे, तो उसको बोला जाता है इकाई परीक्षण। मतलब इकाई परीक्षण जो होता है
वो आपके पाठ्यक्रम से नहीं होता है, बल्कि शिक्षक ने जो आपको पढ़ाया उससे ही संबंधित होता है। इसमें बच्चे जो है रटे रटाए हुए प्रश्न को साथियों आंसर देते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? इकाई परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई परीक्षण ये कहलाता है। समझ में आ गया? अब उसके बाद आगे साथियों आपका है, एक भाषा में दक्षता प्राप्त कर लेने पर दूसरी भाषा के कौशलों को आसानी से सीख लेना कौशल का अंतरण कहलाता है। अब देखिए, ये अंतरण का मतलब होता है मुंतकिल होना। जब एक चीज में आप माहिर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली साथियों दूसरी भाषा को भी आप सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप जब हिंदी के सारे ग्रामर, सारी चीजें आप सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं इसकी हेल्प से। तो ये जो आपका भाषा कौशल जो ये ट्रांसफर हुआ, इसी को साथियों हिंदी के अंदर अंतरण बोलते हैं। वही कहा गया कि एक भाषा में दक्षता प्राप्त कर लेने पर दूसरी भाषा के कौशल को आसानी से सीख लेना कौशल का अंतरण यानी कौशल का ट्रांसफर यानी कौशल का इंतकाल यानी मुंतकिल होना कहलाएगा। ठीक है? ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपका है पठन युक्ति। ये सारी चीजें वो है जो साथियों आपके एग्जाम में आप पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे बिंदु है जी। पठन युक्ति किसको बोलते हैं? लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की युक्ति को पठन युक्ति कहते हैं। मतलब किसी भाषा को जो लिखित भाषा है उसको पढ़कर जो उसका माना को आप जानते हैं, माना को समझने की कोशिश करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? पठन युक्ति कहलाता है। पठन युक्ति मैंने इसलिए लिख दिया, हो सकता है कि पठन का मतलब तो जानते हैं कि अर्थ को जानना, लेकिन पठन युक्ति, युक्ति शब्द आ जाएगा तो आप कहीं विचलित हो जाएं, परेशान हो जाएं। तो पठन युक्ति कहते हैं कि जो साथियों लिखा हुआ आपका शब्द है उसको पढ़ने के बाद जो अर्थ आप समझते हैं उसको ही पठन युक्ति कहा जाता है। उसके बाद देखिए भाषा में सहजता। जी, भाषा में सहजता किसको बोलते हैं? भाषा में सहजता जब कोई व्यक्ति शुद्ध उच्चारण से बिना रुके अपनी विचारों को प्रकट करता है तब उसे भाषा में सहजता यानी फ्लुएंसी का विकास माना जाता है। यानी हम जिसको रवानी बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं कि फला जो है बोलता है तो बड़ा अच्छा बोलता है, उसके भाषा में बड़ी सलासत है और उसकी जबान जो है बहुत अच्छी चलती है, कहीं अटकता नहीं है, तो वो हो गया भाषा में सहजता। यानी आप साथियों उच्चारण भी सही होनी चाहिए और बिना अटके बिना रुके जब बोलते हैं तो वो आपका कहलाता है भाषा में सहजता। अब देखिए एक और आपको पूछा जाता है, एक पूछा जाता है साथियों बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर का मतलब क्या हुआ? पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ये क्या हो गया आपका नीचे से ऊपर। और साथियों एक होता है टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे, पहले पांच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। सीढ़ी पर नीचे से जब ऊपर चलेंगे तो ये आपका हो गया बॉटम अप यानी ऊपर की तरफ जाना, और टॉप डाउन ऊपर से नीचे आएंगे। तो समझिएगा ये आपको पूछा जाता है। बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर, ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंड। यानी हम ये जानते हैं कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो तो साथियों स्वनिम है, लेकिन स्वनिम के बाद क्या है? ध्वनि यानी साउंड में जब लाइएगा तब ना वो भाषा होगा। भाषा तो बोलते हैं कि साथियों हम अपने व्यवहार में अपने ख्यालात को जो आदान प्रदान करते हैं वो भाषा है। तो सबसे पहले भाषा में क्या आएगा? ध्वनि आएगा। तो ये तो ध्वनि है, ये आपका एक नंबर में हुआ। उसके बाद ध्वनियों से साथियों क्या होगा? आपका शब्द बनेगा, 2 नंबर में हुआ। उसके बाद उससे क्या बनेगा? आपका वाक्य बनेगा, ये 3 नंबर में हुआ। फिर उससे आपका क्या बनेगा? खंड बनेगा। तो ये नीचे से ऊपर ये आपका कहलाएगा बॉटम अप। क्या कहलाएगा? बॉटम अप, नीचे से ऊपर। याद रखिएगा ये हिंदी में, उर्दू में भी पूछा जाता है, संस्कृत में भी पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद साथियों आगे है जे टॉप डाउन। टॉप डाउन किसको बोलते हैं? ऊपर से नीचे। भाषा के अर्थ को समझने के लिए
पृष्ठभूमि या पिछले ज्ञान को उपयोग करना। किसी भाषा के अर्थ को जानने के लिए आप उसके पृष्ठभूमि में जानते हैं, पूरे कहानी को, कविता को सुना तब आपने, तो वो साथियों आपका हो गया टॉप डाउन। क्या हो गया? टॉप डाउन, यानी ऊपर से नीचे, पूरे को आपने सुना, उससे निकाला छोटा सा, तो वो हो गया आपका क्या? टॉप डाउन। या फिर इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं, खंड, वाक्य, शब्द, तब ध्वनि, तो ये भी आपका हो जाएगा टॉप डाउन। समझ में आ गई ये दोनों चीजें, बॉटम अप और टॉप डाउन। अब आगे देखिए, आगे है बच्चे जिनके संपर्क में आने से कुछ सीखते हैं, लेवाइगोत्स्की ने उन्हें ही MKO यानी कि साथियों मोर नॉलेजेबल ऑदर की संज्ञा दी है। अब आपको पूछा जा सकता है MKO का संज्ञा किसने दिया है? तो लेवाइगोत्स्की। और मोर नॉलेजेबल ऑदर मतलब बच्चे जिसके संपर्क में आते हैं, जिससे वो कुछ सीखते हैं, वो बच्चे के लिए क्या है? MKO है जी, ठीक है ना। अब आप ये जान गए। उसके बाद साथियों आपका एक है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि में यह साथियों प्राचीन विधि भी है, जिसके अंदर बोलने पर कम बल दिया जाता है, लिखने पर और पढ़ने पर ज्यादा अधिक बल दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में लेखन कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। इसे प्राचीन विधि भी कहा जाता है। अगर आपको पूछ ले कोई प्राचीन विधि किसको बोलते हैं, तो व्याकरण अनुवाद विधि। और एक चीज यह पूछा जाता है कि वो कौन सी विधि है जिसमें बोलने पर कम बल दिया जाता है, तो व्याकरण में। व्याकरण में लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है, बोलने पर बल नहीं दिया जाता है। समझ में आ गई बात? यहां तक साथियों जितनी सारी चीजें मैंने पढ़ाई आपको समझ में आ गया? यहां तक स्टार पॉइंट जो जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा। एक दो बार और पढ़िएगा, खूब अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। तो साथियों आज का ये पूरा क्लास कैसा लगा? अभी क्लास अगर कराया जाए तो 5 घंटा और चलेगा, लेकिन भाषा के लिए और आपको हमारे पूरा उम्मीद है कि इस क्लास से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस क्लास में जितना आपको चाहिए वो सारी चीजें हमने आपको दे दी है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। 2-3 बातें और कहना चाहूंगा साथियों, उसको भी आप समझ लीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। क्योंकि क्लास में आप पूरा किए हैं तो कैसा लगा अपना फीडबैक दीजिए। और एक बात साथियों ये याद रखिए कि ये क्लास जो पूरा मैंने कराया है ना, आपके जो नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न है उसको, अगर आप में से इसमें कुछ दिक्कत है तो 1-2 बार इसको देख लीजिए। उर्दू में जिन लोगों को दिक्कत है, उर्दू वाले का उर्दू महामैराथन मैंने करा दिया है, हिंदी वाले का हिंदी महामैराथन। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए, इसका फॉर्मेट, तो पीडीएफ अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़े होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप निकलवा दीजिएगा। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो आप नहीं जानते हैं, जो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। लगभग चीजें वो है जो साथियों आपको इससे पहले पढ़ाई गई है, जो आपको इससे पहले बताई गई है। इसलिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसा लगा आज का क्लास एक बार बताइए? अच्छा लगा? और कुछ देर सर बिहार स्टेट में बीएड सेकेंड ईयर पे अब स्टूडेंट फिल कर सकते, अभी आने दीजिए स्टेट का। इस बार तो माशाअल्लाह आपके जीएस ऑनलाइन पर स्टेट की मुकम्मल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। उर्दू है और आपके बाल विकास है और आपके हिंदी है, मुकम्मल कंप्लीट 150 नंबर का तैयारी कराया जाएगा। इस बार तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, पहले आप सीटेट दे दीजिए और जिन लोगों का सीटेट हो जाएगा वो लग जाइएगा स्टेट में। पुराना बैच हमारे पास है जिनका ग्रामर कमजोर है, ये सब के लिए। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और एक शेर साथियों कहूंगा कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेहनत कीजिए, अब जहां पर आपको कमी लग रही है उस कमी को दूर कीजिए, ताकि साथियों एग्जाम हॉल में कम से कम आप इतना तो करें कि 30 नंबर में आपका 25 प्लस आ जाए। अगर 25 प्लस भी आ जाता है फिर भी आपका अच्छा। और एक बात याद रखिए, हर विषय से ज्यादा आपको लैंग्वेज में लाना है। लैंग्वेज में साथियों एक प्लस पॉइंट आपके पास होता है कि पैराग्राफ में 15 नंबर, और 15 नंबर ही आपको शिक्षण शास्त्र से है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने में। अगर आप हड़बड़ाए तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। सर वीडियो अपलोड रहेगी सर, प्लीज एक बार नाम ले लीजिए। नाजनी परवीन, चलिए मैंने नाम ले लिया आपका। और किसी को नाम लेना है? सर ग्रामर
ग्रामर की क्लास नहीं होगी क्या? अरे बाप रे बाप अब अगला दिन के लिए भी रहने दीजिए, पूरा बच्चे का जान तो नहीं लीजिएगा ना। सर हम बीए कर लिए तो स्टेट में एग्जाम देने मिलेगा। और किसी को कुछ पूछना है? जी, बहुत अच्छी क्लास थी। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। नजरुल हक और जी सर, बिहार स्टेट में केमिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट है, फिल कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप जिस सब्जेक्ट से होंगे उस सब्जेक्ट का आता है। स्पेशल हम उर्दू की कराते हैं तो इसलिए हम उर्दू वाले के ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। चलिए इसका बाकी वाला कब कराएंगे? सर एक बार मेरा नाम ले लीजिए, तौफीक आलम, अर्शी अर्शी, चलिए ठीक है। और अफरोजा खातून, एमडी शाहिद और जुबैर आलम, चलिए अखलाक अंसारी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। और पीडीएफ जो है ना कल दे देंगे आप लोगों को। और एमडी रेहान रेहान और एमडी जाहिद, नुजहत परवीन, चलिए थैंक यू, निकहत परवीन, और पूरी क्लास कराइए, पूरी क्लास, ठीक है। और किसी को मेरा भी नाम लीजिए, एमडी मिनारुल हक जी, टुक टुक फन्नी, मेरा नाम लीजिए भाई, नाम को तो सही कर लीजिए। चलिए ठीक है। और दिल नशी, और ये है राहे हिदायत। न्यू बैच उर्दू के लिए कब से स्टार्ट होगा? अभी नहीं, पहले नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए स्टेट की जो वैकेंसी आएगी ना तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये साथियों, पहले जो है ना, पहले दौर में जो हम लोगों ने तैयारी कराया था तो पहले ओएमआर शीट पर, अब तो पूरा डेवलप कर गया, जीएस ऑनलाइन भी काफी अच्छा विकसित कर गया आपको। अब एप्लीकेशन पे सारा टेस्ट वगैरह अच्छा खासा उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन है कि आप अगर बहुत कमजोर है तो सीटेट एग्जाम देने के बाद, समझ रहे हैं, फौरन आप जो है ना उर्दू ग्रामर वाला बैच हमारे एप्लीकेशन पे है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। एक 200-300 रुपए फीस है, उसका ज्यादा है नहीं, वो ज्वाइनिंग हो जाएगा तो उर्दू ग्रामर आपका मजबूत हो जाएगा। उर्दू ग्रामर से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 10 नंबर तक भी आता है, तो वो आपका मजबूत हो जाएगा। बाकी आपको फिर जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर हम कराएंगे जी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।